इसके अंदर जो है कुछ बैक्टीरिया होते हैं बड़ी आंत के अंदर, उनका खास काम है। वो क्या करते हैं, वो विटामिन के बनाते हैं और फॉलिक एसिड बनाते हैं। इनको कहते हैं गुड बैक्टीरिया। ठीक है, क्या क्या कहते हैं, गुड बैक्टीरिया। अच्छा, ये इनकी एक खूबी ये है कि अगर ये स्मॉल इंटेस्टाइन में ही पड़े रहें तो ये अपना काम बखूबी अंजाम देते हैं, ये इंसान के लिए हार्मफुल नहीं है। लेकिन अगर ये अपनी जगह से हट जाए तो ये हार्मफुल हो जाते हैं, ये नुकसान दे जाते हैं। उसकी मिसाल उसने दी, एक जो है बैक्टीरिया, उसका नाम है ई कोलाई, एस्टीरिया कोलाई, उसको हम ई कोलाई कहते हैं। तो ये जब तक लार्ज इंटेस्टाइन में पड़ा है अपना काम करता रहेगा, बड़ा अच्छा, कोई नुकसान दे नहीं। लेकिन जैसे ही ये मसाने में या पेशाब की जो है नाली में आएगा तो वहां पे ये इन्फेक्शन करेगा। तो ये भी उसका एक फंक्शन है लार्ज कैट का। ये भी आपको पता होना चाहिए कि इसमें माइक्रोबियल एक्टिविटी जो है वो करते हैं। ठीक है, और जो गैस आमतौर पे ह्यूमन बॉडी जो है पास आउट करती है फीसिस के साथ में, उसके अलावा वो जो है कैसे बनती है, उसमें एक तो होती है एयर। जब हम खाना खाते हैं और उसको जज़ब करते हैं खाने को, जो है मतलब हजम करने के लिए मुंह में डालते हैं तो कुछ एयर भी चली जाती है। ठीक है, तो एक इसमें वो एयर शामिल होती है। दूसरा जो है हाइड्रोजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, और मीथेन होती है, जो डाइजेशन के प्रोसेस के दौरान इंटेस्टाइन में बन जाती है। ये फिर फीसिस के साथ या फीसिस के अलावा पास होती है। ये मैस मूवमेंट का कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया कि अ वेव ऑफ स्ट्रॉन्ग पेरिसाल्सिस एट अलोंग इंटरवल, 2 से 3 घंटों बाद जो मैस मूवमेंट आती हैं लार्ज इंटेस्टाइन में, वो क्या करती हैं, ट्रांसवर्स कॉलन से फोर्स करती हैं कंटेंट को आगे, कहाँ, डिसेंडिंग कॉलन में। ठीक है, और फिर रेक्टम। दीज आर नोन एज मैस मूवमेंट्स। ठीक है जी, ये अब आपने, ये बस इसमें चीज समझने वाली है लार्ज इंटेस्टाइन में, वो यही है, डेफिकेशन। डेफिकेशन क्या है, पखाना करने का अमल। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, डेफिकेशन। व्हेन अ mass movement forces the content of sigmoid colon into the rectum, जब खाना रेक्टम तक पहुंच जाता है, द नर्व एंडिंग्स, जो है नसें हैं, इन इट्स वॉल आर स्टिमुलेटेड बाय स्ट्रेक्शन, उनके ऊपर खिंचाव आता है, तो वहां से एक मैसेज जनरेट होता है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए लास्ट पिक्चर, लेक्चर, ये देखा तो समझ लेंगे तो डेफिकेशन रिफ्लेक्स समझ जाएगा। मेन लार्ज का जो है ना वो यही है, ये देखो, ये है लार्ज इंटेस्टाइन, ऊपर से फीसिस आए और रेक्टम में आ गए। ठीक है, ये रेक्टम लिखा हुआ। इन्होंने दीवारों पे स्ट्रेच डाला, खिंचाव डाला, उससे एक मैसेज जनरेट हुआ। ये जो ये तीर का निशान, ये ठीक है, मैसेज जनरेट हुआ हमारे हराम मगज को, ये जो हमारी कमर में हराम मगज है उसने क्या किया, आगे से मैसेज दिया इंटरनल स्फिंक्टर को। ये इंटरनल स्फिंक्टर देख रहे हैं, ये क्या है, इंटरनल स्फिंक्टर को कहा कि भाई तुम रिलैक्स हो जाओ, इसके ऊपर किसी का भी कंट्रोल नहीं है, ये होना ही होना होता है। जैसे ही कंटेंट रेक्टम में आए, रेक्टम फिल हुई, अब ये फीसिस आगे निकलने,
यहां से एक मैसेज गया हराम मगज को कि भाई तुम इंटरनल स्फिंक्टर को रिलैक्स करवाओ। तो ये रिलैक्स हो जाता है, बाहर की तरफ मूव कर देता है। जब मूव करता है तो पखाना थोड़ा सा आगे आ जाता हो। अब ये एक्सटर्नल स्फिंक्टर है, ये जो नीचे बना हुआ है, ये वाला। हाँ, बात समझ लग रही है क्या नहीं लग रही? बोले बोले वो जल्दी जाके मैं इसको वाइंड अप करूँ या ना अभी? देखिए दोबारा सुने, दोबारा समझे, मेरे साथ रहे जरा, ये समझने वाली चीज है। पखाना ऊपर से आया, रेक्टम में आ गया। रेक्टम के ऊपर जब इकट्ठा हो गया, इकट्ठा हो गया, इकट्ठा हो गया, इकट्ठा हो गया, रेक्टम फील हो गई, तो इसकी दीवारों पे खिंचाव आना शुरू हो गया। ऐसे ही है, जब आप किसी गुब्बारे को भरते हैं तो एक लेवल पे जाके वो मजीद नहीं भरता, उसकी दीवारों पे स्केच आ जाती है। इस स्केच से एक मैसेज जनरेट हुआ, मतलब नसों के जरिए मैसेज गया हराम मगज को। ये रीढ़ की हड्डी है, हराम मगज रीढ़ की हड्डी में होता है, जो कि पूरी बॉडी में कंट्रोल कर रहा होता है। तो जब यहाँ से मैसेज जनरेट हुआ नसों के जरिए इंटरनल स्फिंक्टर को कि भाई तुम रिलैक्स हो जाओ, ये वाला इतना हिस्सा हमारे कंट्रोल में नहीं है। जब इंटरनल स्फिंक्टर रिलैक्स हुआ तो इंसान को फीलिंग आई कि उसने स्टूल पास करना है, उसको हाजत हुई कि उसने अब वॉशरूम जाना है। ठीक हो गया, लेकिन अभी उसके पास कोई अप्रोप्रिएट प्लेस नहीं है, अभी उसके पास कोई जगह नहीं है, टॉयलेट अवेलेबल नहीं है। तो ये जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर है ये क्लोज रहेगा, क्योंकि इसके ऊपर मेरा अपना कंट्रोल है। जब मुझे अब अप्रोप्रिएट स्पेस मिलेगी, वॉशरूम अवेलेबल होगा, फिर मैं अपनी मर्जी से एक्सटर्नल स्फिंक्टर को रिलैक्स करूंगा और वॉशरूम पास करूंगा। अगर ये 3 साल का बच्चा है जिसमें पखाने का कंट्रोल अभी नहीं आया, जिसको माँ हर टाइम पैम्पर लगा के रखती है, जो वॉशरूम की फीलिंग नहीं बताता, उसमें ये जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर है इसका कंट्रोल अभी नहीं होता। यस, वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी कंट्रोल। वॉलंटरी का मतलब ये है, इन इसमें अब इनवॉलंटरी क्या क्या चीज है? जो इंटरनल स्फिंक्टर का काम है वो इनवॉलंटरी है, वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। और जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर है उसका काम क्या है? वॉलंटरी है, वो मेरे कंट्रोल में। ये वॉलंटरी कंट्रोल जो है एक्सटर्नल स्फिंक्टर का 3 साल या उसके बाद आता है, उससे पहले नहीं होता, उससे पहले इसका फंक्शन ही नहीं होता। जैसे स्टूल रेक्टम में आया, बच्चा स्टूल पास कर देता है। जैसे स्टूल रेक्टम में आया, इंटरनल स्फिंक्टर रिलैक्स करता है, बच्चा स्टूल पास कर देता है। आहिस्ता आहिस्ता एक्सटर्नल स्फिंक्टर अपना काम, उसमें कंट्रोल आना शुरू हो जाता है कि बच्चा पखाने का बताता भी है, फिर जिस एडल्ट पखाना पास करते हैं कैसे पास। दिस इज द डेफिकेशन प्रोसेस। इसको आप मजीद एक्सप्लोर कीजिएगा, कोई चीज समझने वाली हो तो पूछेगा। आज का लेक्चर यही है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी। जी बेटा, क्या कह रहे हैं?